दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा सेकंड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम चार्ज एंड करंट की रिलेशन को समझ रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। आज हम एक कदम और आगे चलेंगे और आज हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी को आज हम देखेंगे। अब करंट डेंसिटी को समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल का क्लाउड है, ठीक है, और वो क्लाउड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब यहां पे बहुत सारे पार्टिकल हैं और वो जो पार्टिकल हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं और सारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बराबर है और हर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो Q है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, सब ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, सबकी वेलोसिटी बराबर है भाई, ठीक है। ऐसे कोई रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो आप इसको इस तरह समझिए कि ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल हैं और हर एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो Q चार्ज है, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसके सामने एक वर्टिकल प्लेन में कोई क्रॉस सेक्शन ले लूं, तो इस तरह का मैं वर्टिकल प्लेन में कोई एरिया ले लेता हूं। ये जो एरिया है कोई, ये वर्टिकल प्लेन में है भाई, ठीक है, ये जो एरिया है मेरा ये वर्टिकल प्लेन में है और मैं जानना चाहता हूं कि इस एरिया में से डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल इस एरिया में से निकल जाएंगे। सवाल को समझिए। ये एरिया है मेरा ए और मैं देखना चाह रहा हूं, मतलब एक मैंने इमेजिनरी एरिया ले लिया ऐसे ही। आप ये मत समझिए कि ऐसे कोई मैंने इमेजिनरी एरिया ले लिया है और वर्टिकल प्लेन में लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि डेल्टा टी टाइम में कितने चार्ज्ड पार्टिकल इस एरिया में से निकलेंगे, इस एरिया में से निकल जाएंगे, ये अपने को बताना है। सारे चार्ज्ड पार्टिकल जो हैं उनकी वेलोसिटी u है, सोचिए। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई यहां पे जो क्लाउड की जो डेंसिटी है, भाई कितना वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस हैं, कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो जो डेंसिटी है वो मान लीजिए मेरी n है। n इज चार्ज्ड पार्टिकल डेंसिटी, आप ये लिख सकते हो, चार्ज्ड पार्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर n चार्ज्ड पार्टिकल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो मुझे देखना है कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने चार्ज्ड पार्टिकल इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएंगे। अब आप सोचिए, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे एक सीट से दिखाऊं, हालांकि ये सीट तो ब्लॉक कर रही है, बट इमेजिन करो कि ये ब्लॉक करने के काबिल नहीं है, जाली लगी हुई है इसके अंदर, मतलब इसके आर पार चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं। तो आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो, ठीक है। बस ये दिखाने के लिए कि भाई एक स्क्वायर हमने इस तरह का एरिया ले लिया है। जरूरी नहीं आप स्क्वायर लो, रेक्टेंगल भी ले सकते हो इस एरिया को, बट ये एक इमेजिनरी एरिया हमने अज्यूम किया है। इसको जस्ट विजुलाइज करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। तो चार्जेस आपके इस तरफ आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ रहे हैं और जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वर्टिकल फॉर्म में है, वो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने चार्ज पार्टिकल इस एरिया में से निकल जाएंगे, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इस एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा। ये जो एरिया मैंने लिया है इसको मैं ए से दिखा देता हूं। ए क्या है बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मुझे इस एरिया को एक वेक्टर की तरह लेना होगा दोस्तों। आप बोलोगे सर ये एरिया वेक्टर की तरह कैसे हो सकता है, एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैं इसको वेक्टर की तरह ले रहा हूं। इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस लूंगा। अब परपेंडिकुलर दो है भाई, एक इधर परपेंडिकुलर है और एक इधर परपेंडिकुलर है। तो कौन सा परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं? जो फ्लो को बताएगा। फ्लो क्योंकि इस तरफ हो रहा है तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं एरिया को ले रहा हूं। एरिया का अपना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अब मैंने एरिया को वेक्टर क्यों लिया है वो आपको समझ आ जाएगा अभी, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूं इसमें से कितने आपकी जो चार्ज हैं वो फ्लो कर जाएंगे डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो मैंने देखा कि भाई सबकी वेलोसिटी u है, तो जो चार्ज पार्टिकल इससे u इस पॉइंट से इस तरफ u डेल्टा टी लेंथ पे होगा। सोचिए यहां से कोई चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे है
और वो कितने डिस्टेंस पे बताओ, u डेल्टा टी। ये जो लेंथ है ये है u डेल्टा टी। जो u डेल्टा टी लेंथ पे होगा वो चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में वो यहां पे पहुंच चुका होगा। सिमिलरली जो यहां पे होगा वो आपका यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है, जो यहां पे होगा वो आपका यहां पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर आप यहां पे देखें, यहां से u डेल्टा, जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ यहां पे भी होनी चाहिए भाई, ठीक है, उतनी लेंथ u डेल्टा टी जो यहां पे होगा वो यहां पे पहुंच चुका होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे एक काइंड ऑफ वॉल्यूम आपको दिखेगा जो इस एरिया का जो सरफेस है, जरा सोचिए, इसको विजुलाइज कीजिए, यहां से जो u डेल्टा टी लेंथ पे होगा वो यहां पे पहुंच चुका होगा। सिमिलरली यहां से जो u डेल्टा टी पे होगा वो यहां पे पहुंच चुका होगा। ऐसे ही आप जो है यहां से u डेल्टा टी पे जो होगा वो यहां पे पहुंच चुका होगा और u डेल्टा टी यहां पे जो होगा वो पहुंच चुका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक काइंड ऑफ मुझे नीचे की तरफ आना है और u डेल्टा टी लेंथ नीचे की तरफ आना है। तो यहां पे एक और एक काइंड ऑफ एक सरफेस बन जाएगा जो u डेल्टा टी डिस्टेंस पे होगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूं आपको तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन में क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन में है, ध्यान रखना। अब ऐसे ही मैं यहां पे एक और इतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूं, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी u डेल्टा टी डिस्टेंस है। इसका मतलब इस जोन के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो सारे इस एरिया को क्रॉस कर चुके होंगे इस दिशा में। अच्छा ध्यान रखना, ये वर्टिकल प्लेन में है, ये एरिया जो है वो वर्टिकल प्लेन में है। वो सारे चार्ज पार्टिकल इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी होंगे वो सारे क्रॉस कर चुके होंगे। प्रॉब्लम यहां पे ये है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम हम कैसे देखें। ये वॉल्यूम, ये कोई क्यूब नहीं है कि इधर एरिया ए जरूर है और यहां पे भी एरिया ए जरूर है, बट बीच में तिरछा है, ऐसे है, ये जो लेंथ है ये इस तरफ है, जबकि एरिया जो है वो वर्टिकल है, क्रॉस सेक्शन एरिया वर्टिकल है। तो अब मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं, क्योंकि इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो सारे इस एरिया को क्रॉस कर चुके होंगे। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि मुझे इसका वॉल्यूम मैं कैसे निकालूं। तो जरा देखिए इसका वॉल्यूम हम कैसे देखेंगे। आप इस तरह समझिए कि ये जो डायरेक्शन है, जो एरिया की डायरेक्शन है इधर, और ये जो डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर इनमें मैं थीटा एंगल ले लूं, अगर इनमें मैं थीटा एंगल ले लूं तो फिर मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई, एक काम करो, आप ये देखो कि इस एरिया का कितना हिस्सा जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके सामने आ रहा है। आप बोलोगे सामने का क्या मतलब है सर, जरा देखो भाई, ये जो मेरा एरिया है, इस एरिया से चार्ज ऐसे आ रहे हैं, फ्लो जो हो रहा है वो ऐसे तिरछा हो रहा है। तो एक काम करो ना, इसका आप वो कंपोनेंट देखो जो चार्जेस के परपेंडिकुलर हो, चार्जेस के फ्लो के परपेंडिकुलर हो। कितना हिस्सा इसका उस फ्लो के परपेंडिकुलर आ रहा है वो देख लो ना पहले, ठीक है, कितना हिस्सा इसका यूज हो रहा है। तो चार्जेस के सामने इसका ये एरिया कितना आ रहा है वो देख लो बस। तो चार्जेस के सामने कितना एरिया होगा बताओ जरा, इसका प्रोजेक्शन लेना होगा। और क्योंकि मैं यहां पे प्रोजेक्शन ले रहा हूं, दैट्स वाई मुझे एरिया को वेक्टर लेना पड़ रहा है। तो अगर मैं एरिया का कंपोनेंट देखूं जो इस दिशा में है तो वो बनेगा a cos थीटा। इसका मतलब a cos थीटा जो है वो क्या है मेरा, वो एरिया है जो चार्जेस के फ्लो के सामने आएगा। तो बेशक आपने ये एरिया दे रखा है बट चार्जेस के फ्लो के सामने इतना एरिया है। तो आप एक बार इसको भूल जाओ। अब आप ये बोलो कि चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है उसके सामने जो एरिया है हमारा, ठीक है, वो है a cos थीटा। हमें देखना है a cos थीटा एरिया में से डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर गए हैं। ठीक बात है, सही बात है, क्योंकि हमने उसके सामने देख लिया कि कितना एरिया आया है। ठीक है, अब आप बताओ, मुझे तो इस एरिया में से निकालना है कि कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, और ये एरिया जो है वो फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। फ्लो आपके इधर हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर है।
और डेल्टा टी टाइम में अगर आप देखोगे तो यहां पे कोई चार्ज था, वो यू डेल्टा टी लेंथ मूव करके वो यहां पे आ गया, ऐसे सोचिए, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज चलेगा वो यू डेल्टा टी लेंथ चलेगा, तो जो चार्ज यहां से यू डेल्टा टी लेंथ पे होगा, इस एरिया से जो अफेक्टिव एरिया हमारा जो सामने आ रहा है, उस एरिया से जो यू डेल्टा टी लेंथ पे होगा, वो चार्ज यहां पे पहुंच चुका होगा। इसका मतलब है जो बीच वाला जो रीजन बनेगा, यहां से लेके यहां तक का जो रीजन बनेगा, उस रीजन में जो भी चार्ज होगा वो इसको क्रॉस कर चुका होगा, इस एरिया को क्रॉस कर चुका होगा। अब हमें इस एरिया से कोई लेना देना नहीं, हमें इस एरिया से लेना देना, ए कोस थीटा से। तो जो यू डेल्टा टी लेंथ पे है वो इस सरफेस पे पहुंचेगा, तो बीच में जो भी चार्ज होगा वो इस एरिया को क्रॉस कर चुका होगा। हमें तो ये देखना है कि कितने चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर चुके हैं इससे। तो वो कैसे देखोगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालो। अब इस इतने रीजन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका जो एरिया है वो ए कोस थीटा है, जो सामने जो आया है, ये जो सीट ऐसे जो हमने इसको तिरछी कर दी है ऐसे, ये जो एरिया है ये ए कोस थीटा है, और ये जो लेंथ है ये कितनी है, यू डेल्टा टी। तो ये जो वॉल्यूम बनेगा, इतने हिस्से का जो वॉल्यूम आएगा, और उस वॉल्यूम के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो इसको क्रॉस कर चुके होंगे, वो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ए कोस थीटा, तो एरिया हो गया इनटू यू डेल्टा टी, यू डेल्टा टी, ठीक है। यू डेल्टा टी मेरी ये वाली लेंथ हो गई, ठीक बात है भाई। तो ये जो है ये क्या बन गया, ये तो मेरा वॉल्यूम आया है, ये तो इसका वॉल्यूम बन गया। अब मुझे एक बात बताओ जरा, आपको चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी दे रखी है, पर यूनिट वॉल्यूम n चार्ज्ड पार्टिकल है, तो टोटल चार्ज पार्टिकल कितने क्रॉस कर चुके होंगे बताओ जरा। टोटल चार्ज्ड पार्टिकल जो आएंगे, इन अबव वॉल्यूम, जो ये ऊपर वाला वॉल्यूम है, वो कितने होंगे दोस्तों, वो होंगे n इंटू ए कोस थीटा इंटू यू डेल्टा टी। ये मेरे टोटल चार्ज पार्टिकल है जो इस वॉल्यूम के अंदर होंगे, ठीक है। ये मेरे टोटल चार्ज पार्टिकल आएंगे जो इस वॉल्यूम के अंदर होंगे, और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसका मतलब कितना चार्ज क्रॉस कर गया है, अगर ये देखना हो तो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू कूलम चार्ज है, एक पार्टिकल के ऊपर क्यू कूलम चार्ज है, तो इतने चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना कूलम चार्ज होगा, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल चार्ज क्रॉस्ड, टोटल चार्ज क्रॉस्ड द एरिया ए, जो एरिया ए है उसको कितने चार्ज ने क्रॉस किया है उसको मैं कैपिटल क्यू से लिख देता हूं, विल बी इक्वल टू इतने पार्टिकल क्रॉस किए हैं डेल्टा टी टाइम में, तो अगर इतने पार्टिकल क्रॉस किए तो कितना चार्ज क्रॉस किया है उसके लिए क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा क्यू एन ए कोस थीटा इंटू यू डेल्टा टी। ये मेरा टोटल चार्ज जो है वो क्रॉस कर गया है डेल्टा टी टाइम में। तो अगर मुझे करंट निकालना हो कि इस एरिया में से कितना करंट गया है, तो करंट की जो वैल्यू आएगी, करंट क्या होता है, करंट होता है चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो आप ये कह सकते हो कि इतना चार्ज इस एरिया में से फ्लो कर गया है डेल्टा टी टाइम में। अब ये जो चार्ज है डेल्टा टी टाइम में गया है, तो अगर मैं डी क्यू बाई डी टी पूछूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, डी क्यू बाई डी टी का मतलब चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो चेंज इन टाइम तो डेल्टा टी है और चेंज इन चार्ज ये है। इस एरिया में से अगर मैं देखूं तो इस एरिया में से इतना चार्ज का बदलाव आया है डेल्टा टी टाइम में, तो करंट जो आएगा दोस्तों, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आई की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी क्यू बाई डेल्टा टी, और इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों वो बन जाएगी क्यू एन ए यू कोस थीटा। आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। ये मेरा करंट आएगा जो इस एरिया में से पास करेगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात यहां पे ये जो है इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं एरिया को वेक्टर ले रहा हूं और यू को भी वेक्टर ले रहा हूं, तो ए यू कोस थीटा को मैं क्या ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं एन क्यू एन, क्यू का मतलब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू, एन का मतलब चार्ज पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल की जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज पार्टिकल है वो। अच्छा, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं u डॉट ए, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। u डॉट ए करोगे तो यही तो आएगा, u ए कोस थीटा ही आएगा, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब यहां पे मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूं, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरा देखो, इसको अगर मुझे
लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, चलो ठीक है, इसको अब मैं एक नया नाम दे देता हूं। मैं इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं दोस्तों, और क्या नाम दे रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं करंट डेंसिटी J.A, J.A, ठीक है। ये क्या बन गया, इसको मैं नया नाम दे रहा हूं करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी जो यहां पे बनेगी, करंट डेंसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू J एंड इट विल बी इक्वल टू QNU। ये मेरी करंट डेंसिटी होगी। और इस एरिया में से अगर मुझे करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर करंट निकालना हो तो क्या करोगे बताओ जरा, आप लिखोगे J.A, J.A। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बन जाएगा J का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन देम, क्योंकि J की जो डायरेक्शन आएगी वो U की डायरेक्शन के साथ अलाइन करेगी। जिधर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उधर ही मेरी करंट डेंसिटी आएगी, जिधर चार्जेस की वेलोसिटी है वो मेरी करंट डेंसिटी आएगी, ठीक है, उधर ही करंट डेंसिटी बनेगी। तो एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा एरिया आ गया बताओ जरा, वो एरिया जो फ्लो के सामने आ रहा है वो एरिया, ठीक है, ये आएगा मेरा करंट। अब इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा करंट डिवाइड बाई एरिया, लेकिन ये कौन सा एरिया है जो फ्लो के सामने आया है, दैट विल बी इक्वल टू करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। और वैसे भी आप समझिए करंट डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी वर्ड यूज किया गया है, तो ये बन जाएगा करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन कौन सा एरिया, कौन सा एरिया यूज करना है, वो एरिया जो फ्लो के सामने आया, चार्जेस के फ्लो के सामने है, ये एरिया नहीं यूज करेंगे भाई, वो एरिया जो चार्जेस के फ्लो के सामने है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, करंट डिवाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया लिख देता हूं, प्रोजेक्टेड एरिया, आप समझ जाओ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, इसको मैं नीचे ले आया ना भाई, तो करंट डेंसिटी क्या बन गया, करंट डेंसिटी बन गया है करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से कितना करंट निकल रहा है। लेकिन वो जो यूनिट एरिया वो फ्लो के सामने वाला देखना है, ठीक है। अगर फ्लो के सामने मैं यहां पे कोई यूनिट एरिया ले लूं तो उस यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर है, जबकि एरिया जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। एरिया जो है वो स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना यहां पे, तो इसका मतलब है माफ कीजिएगा, जो करंट है, करंट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया है ना, तो करंट डॉट प्रोडक्ट से आया है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। जबकि करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, जिधर चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ये आपकी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन आएगी। आई होप आपको समझ आया ये कंसेप्ट कि करंट डेंसिटी हम कैसे दिखाते हैं। अब जरा इस पे फोकस कीजिए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एन क्या है, कितने चार्ज्ड पार्टिकल हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Q इंटू एन क्या बन जाएगा, Q इंटू एन बन जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा। सही बात है, इसका मतलब ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी भाई, Q इंटू एन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जो करंट डेंसिटी बनेगी मेरी वो क्या आ जाएगी बताओ जरा, वो आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आपका जो ये है मूव कर रहा है। अब यहां पे हमने एक अजम्पशन लिया है, और वो क्या अजम्पशन है, हमने सारे चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से ले लिया। बट प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन में जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सबकी आपकी वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसका मतलब है उस केस में हमें फिर एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करना होगा यहां पे। अब एवरेज का कैसे करेंगे वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। यहां पे तो हमने ज्यादा ही सिचुएशन को सिंपलीफाई कर दिया, सबको हमने एक वेलोसिटी से ले लिया है, ठीक है, सबको हमने वेलोसिटी को बराबर मान लिया सबकी, बट प्रैक्टिकली जरूरी तो नहीं है। तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को क्लासेस में डिवाइड कर दूं, मतलब एक वो क्लास जिनमें जो चार्ज पार्टिकल है उन सबकी वेलोसिटी सेम है, एक वो क्लास जिसमें मतलब ऐसे हर क्लास की जो अपनी वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो उस केस में जरा देखिए कैसे होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, उस केस में इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको इस u का मतलब समझाना चाहता हूं कि ये u क्या चीज है, ठीक है, उसको जरा समझते हैं। लेकिन इसका मतलब समझिए भी, करंट डेंसिटी में जो एरिया यूज करना है वो कौन सा एरिया यूज करना है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप
क्रॉस सेक्शन एरिया कोई भी नहीं यूज करोगे, वो एरिया देखिए जो सामने आ रहा है फ्लो के, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन मेरे पास कुछ इस तरह की है कि सेम यही कहानी है, ठीक है। जरा देखिए मेरे पास n जो है वो पार्टिकल डेंसिटी है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर n पार्टिकल्स हैं, इसको मैं क्लासेस में डिवाइड कर रहा हूं। तो क्लास 1 जो है उसमें जो चार्ज पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो n1 ले रहा हूं। n1 चार्ज पार्टिकल है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, क्लास 1 के अंदर n1 पार्टिकल्स हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर, जिनकी सबकी जो वेलोसिटी है वो u1 है, और जिनमें सबके ऊपर जो चार्जेस है वो q1 है। ये मेरी क्लास 1 है। ऐसे ही फिर आइए क्लास 2। क्लास 2 में n2 पार्टिकल है, सबकी वेलोसिटी u2 है, और हर एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो q2 है। क्लास 2 में n2 पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, और सबका u2 वेलोसिटी है। u2 और u1 डिफरेंट हो सकती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है। और इस क्लास में जो भी पार्टिकल है सबके ऊपर चार्ज q2 है। तो ऐसे मल्टीपल क्लास है। ऐसे अगर मैं टोटल क्लास बोलूं, टोटल क्लासेस अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल क्लासेस मेरी कैपिटल N है। कैपिटल N मैंने टोटल क्लासेस में डिवाइड कर दिया है इसको, ठीक है। अब अगर मैं क्लास K की बात करूं, कोई भी kth क्लास देख रहा हूं, तो क्लास K में Nk मेरे पास क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी होगी, Uk क्या होगी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, और हर एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो Qk हो गया। हर एक पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे करंट निकालना है, इस एरिया में से कितना निकलेगा, तो जरा देखिए u1 वेलोसिटी हो सकता है इधर हो, u2 क्या पता इधर हो, u3 क्या पता इस तरफ हो। हर एक क्लास की वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में है ना, तो जो एरिया होगा वो उसकी डायरेक्शन तो इधर है भाई, एरिया की डायरेक्शन तो आपको ये देखना है कि एरिया का कितना हिस्सा इस फ्लो के सामने आ रहा है, क्लास 1 के सामने आ रहा है, एरिया का कितना हिस्सा क्लास 2 के सामने आ रहा है, कितना हिस्सा क्लास 3 के सामने आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल लिखना पड़ेगा, θ1, θ2 एंड θ3, ऐसे आपको एंगल लिखने होंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एरिया का कितना हिस्सा जो क्लास 1 के पार्टिकल है उनके सामने आ रहा है, ठीक है। वो कैसे देखोगे बताओ जरा। उसके लिए आपको लिखना होगा a cos θ1, प्रोजेक्शन ले लो इसका a का, ठीक है। तो a cos θ1 जो एरिया है वो इस क्लास 1 के जो पार्टिकल है उनके सामने आया है इधर, और डेल्टा टी टाइम में बताना है कि कितने चार्ज पार्टिकल क्लास 1 के क्रॉस किए हैं। तो डेल्टा टी टाइम में अगर आप देखोगे तो कितनी लेंथ वो कवर कर गए हैं, वो कर गए हैं u1 डेल्टा टी, इतनी लेंथ वो पार्टिकल जो है वो ऐसे चले हैं। तो वॉल्यूम जो बनेगा वो ये बन जाएगा। अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर n1 पार्टिकल है, तो इतने वॉल्यूम के अंदर क्या हो गए, इतने पार्टिकल हो गए, ठीक है। और हर एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज q1 है, तो q1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मेरे पास चार्ज जो है वो क्लास 1 का इस एरिया में से निकलेगा डेल्टा टी टाइम में। ऐसे ही फिर क्लास 2 का जो होगा वो होगा q2 n2 u2 डेल्टा टी cos θ2 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास टोटल चार्ज आ गया दोस्तों, जो इस एरिया में से निकलेगा डेल्टा टी टाइम में। अब मैं काम करता हूं, मैं करंट लिखता हूं। करंट क्या होगा, करंट होगा Q डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q1 N1 U1 A cos θ1 प्लस Q2 N2 U2 A cos θ2, यहां पे A भी आएगा भाई, ठीक है, A cos θ2 एंड सो ऑन। सारे क्लासेस जो है ना वो लिख दो। टोटल क्लास कितनी है, n क्लासेस हैं। ऐसे n क्लास में हमने डिवाइड कर दिया ना सबको, क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम नहीं है। तो हमने वो पार्टिकल ढूंढ लिए जिनमें वो पार्टिकल जिनमें वेलोसिटी सबकी सेम है, उसको मैंने n1 बोल दिया। और n1 क्लास के अंदर जो भी पार्टिकल है सबकी वेलोसिटी u1 है, n2 के अंदर u2 है, तो हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब जरा देखिए, तो ये मेरे पास करंट आ गया। अब जरा देखो, मैं इस cos θ1 cos θ2 को हटाना चाहता हूं। उसको हटाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इनके बीच डॉट लिख देता हूं ऐसे, और θ1 को हटा देता हूं। सिमिलरली u2 डॉट a लिख देता हूं और θ2 को हटा देता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि किसी को एतराज नहीं होना चाहिए भी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे तो cos θ हट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये मेरे पास करंट आ गया। तो करंट को अगर मैं लिखूंगा तो बनेगा समेशन ऑफ,
ये बन जाएगा क्यू के एन के यू के डॉट ए, के फ्रॉम 1 to n, n क्लासेज है ना भाई, टोटल n क्लासेज हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी करंट डेंसिटी, बिकॉज आई जो होता है वो होता है जे डॉट ए, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए वाला तो साइड ही रखो, तो ये बन गया मेरे पास जे, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, करंट डेंसिटी अब जो बनी है वो बनी है समेशन ऑफ क्यू के एन के यू के, जो केथ क्लास है ना उसको मैंने लिख दिया, और के की वैल्यू 1 से लेके n तक आप करते चले जाओ। ये मेरे पास क्या आ गया, अब करंट डेंसिटी आएगी। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तो हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिया और बड़ा अजीब सा आया, हर एक क्लास की वेलोसिटी हमने इसमें इस्तेमाल की है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, मैं इसका एक ऐसा केस ले लेता हूं जिसमें जो चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। सोचिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इलेक्ट्रॉन्स ही आपके मूव कर रहे होते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूं और इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो Ne है, Ne इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। Ne इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप जानते हो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका E के बराबर होगा, ठीक है। E इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये होगा। तो इसका मतलब है जो क्लास 1 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E होगा। क्लास 2 में जो पार्टिकल होंगे, क्लास 2 में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और सब पे चार्ज E होगा। तो यहां पे QK की जगह तो E आ जाएगा, क्योंकि Q1 भी E है, Q2 भी E है, Q3 भी E है। Q1 क्या था बताओ, Q1 था चार्ज ऑन ईच पार्टिकल ऑफ क्लास 1, और Q2 क्या था, चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ क्लास 2। हर क्लास में इलेक्ट्रॉन ही है भाई, तो इसका मतलब हर जगह क्या आ जाएगा, यहां पे E आ जाएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी जो है वो E ही बन जाएगी। आई होप चार्ज की वैल्यू E ही आ जाएगा, आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट, ठीक है। ओके, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये पहला हमने देखा है। अच्छा, मैं एक और चीज देखना चाह रहा हूं, और वो ये कि मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज लूंगा भाई, तो E को मैं माइनस कर देता हूं यहां पे, क्योंकि ये नेगेटिव होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देता हूं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्लास 1 के अंदर N1 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूं, सबकी वेलोसिटी U1 है और सबके ऊपर E चार्ज है। ऐसे ही क्लास 2 के अंदर N2 मैं ले रहा हूं और U2 सबकी वेलोसिटी है और चार्ज मेरा E है। तो अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूंगा अब यहां पे, तो करंट डेंसिटी क्या बन गया, समेशन ऑफ E, बल्कि माइनस E कर देता हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस E N के U के, ये बन जाएगा भाई, और K फ्रॉम 1 to N, टोटल N क्लासेस हैं, ठीक है भाई। मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अब ध्यान से समझना, मैंने जो पार्टिकल थे उनको इलेक्ट्रॉन्स ही बोल दिया, सबको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो यहां पे QK की जगह E आ गया। QK क्या था बताओ, kth क्लास के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका चार्ज क्या है, तो क्योंकि मैं सारे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो हर एक पार्टिकल के ऊपर E चार्ज आ जाएगा, तो यहां पे E ही हो जाएगा, उसमें K लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये है, ये क्या चीज है, इसको हम कैसे निकालें। जरा देखिए, फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी वेलोसिटी U1 है, इसमें N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी वेलोसिटी U2 है। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी जरा देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी वेलोसिटी U1 है, तो N1 U1 प्लस N2 U2, ऐसे के टोटल N क्लास है, कैपिटल N क्लास है ना, तो सबका मैंने क्या कर दिया, सबका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Ne इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या आ गई, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई है। भाई मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। यहां पे देखो, यहां पे N1 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक की वेलोसिटी U1 है, तो U1 को N1 टाइम्स ऐड करोगे तो NU1 हो जाएगा। ऐसे ही N2 U2 हो जाएगा आपका, दूसरे क्लास में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सबकी वेलोसिटी को अगर आप ऐड करोगे, तो क्योंकि इसमें N2 पार्टिकल्स हैं, N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक की वेलोसिटी U2 है, तो टोटल सम करोगे U2 U2 U2
ऐसे n2 टाइम्स ऐड करोगे तो n2u2 ये बन जाएगी। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या दिखा रहा है, वो हमें बता रहा है हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने ऐड कर दी है, उसका समेशन बता रहा है, वेलोसिटीज का समेशन बता रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स की। तो सारी ये टोटल वेलोसिटी होगी, सब इंडिविजुअल वेलोसिटी को हमने ऐड कर दिया, टोटल वेलोसिटी आ गई पूरे ग्रुप की। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर, Ne मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा समेशन ऑफ Nk Uk k फ्रॉम 1 to n और 1/Ne मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, ये बन गया। तो इसको मैं लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को U लिख देता हूं मैं, सिंपल U लिख देता हूं। U इज माई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहां से इसकी समेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई है। और ये समेशन की क्या वैल्यू आई है, ये आई है Nk Uk k फ्रॉम 1 to n एंड इट कम्स आउट टू बी एवरेज वेलोसिटी इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे इस समेशन की वैल्यू पता चल गई है, -E मेरे पास बाहर आ जाएगा। तो जो J बनेगा करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू -E इंटू ये समेशन। और ये समेशन क्या बन गया, ये समेशन बन गया Ne इंटू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिससे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हम पहले पढ़े थे ये वही फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। Q की जगह -E आ गया और यहां पे n क्या था, n था मेरा चार्ज पार्टिकल डेंसिटी, और चार्ज पार्टिकल की जगह उसने इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डेंसिटी आ जाएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आ गया। और यहां पे U जो है, पिछले केस में जब हमने ये डिराइव किया था सब पार्टिकल को हमने बराबर वेलोसिटी ले ली थी, तो क्योंकि सारे पार्टिकल बराबर वेलोसिटी से थे तो एवरेज भी U के बराबर ही आएगी। इस बार हमने क्या किया, इस बार ज्यादा जनरलाइज केस लिया है, इस बार हर एक की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, अगर वेलोसिटी डिफरेंट भी है तो ये जो है ये क्या दिखा रहा है, ये अपने को एवरेज को दिखा रहा है। तो यहां पे अब एवरेज वेलोसिटी U आ जाएगी। तो जो करंट डेंसिटी होती है उसके फॉर्मूले को समझिए भाई, उसके फॉर्मूले। अब ये क्या चीज है, जरा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये चार्ज डेंसिटी तो है। Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी आ गया ना ये। तो आप समझिए कि जो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें रो भी जो है वो तो चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और U क्या है, U है एवरेज वेलोसिटी। इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी बोलेंगे, जिससे आपके चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ आया कि करंट डेंसिटी जो है उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं रब कर रहा हूं, अब पता नहीं कितने लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया है। ठीक है, जो मैंने करंट डेंसिटी का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, करंट डेंसिटी में ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और दूसरा, करंट डेंसिटी को हम लोग जनरली बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया। अब उसमें जो यूनिट एरिया आप ले रहे हो वो कौन सा एरिया ले रहे हो वो आपको देखना है। ठीक है, वो वाला एरिया लेना है जो फ्लो के सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं कह सकता हूं जो करंट डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये मेरे पास करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं। अब उनको मूव करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मैकेनिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। वैसे ज्यादातर सिचुएशन में ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये कन्वेक्शन करंट के लिए यूज करते हैं। क्यों कन्वेक्शन करंट के लिए यूज करते हैं? क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल का जो क्लाउड था वो जो मूव कर रहा था वो मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से मूव कर रहा था। तो उस केस में जो करंट आएगा या करंट डेंसिटी आएगी वो ये आएगी। ठीक है, और इसी को आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज करंट डिवाइड बाई एरिया। लेकिन ये एरिया कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया वो एरिया लेना है जो फ्लो के सामने आ रहा है। ठीक है, यूनिट एरिया लेना है आपको ये। ठीक है, और वो यूनिट एरिया लेना है जो फ्लो के सामने आ रहा है। ठीक है, तो करंट पर यूनिट एरिया।
आई होप आपको समझ आया ये कि कैसे हम करंट डेंसिटी को निकालेंगे। ठीक है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, जबकि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन भी। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन और यू कैन से कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब ये क्या चीज है, इसको और जरा समझते हैं। देखिए, सोचिए मेरे पास कोई चार्जेस का क्लाउड था, बहुत सारे चार्जेस थे, मैं उनको लेके आया और मैंने यहां पे रख दिए। सोचिए कोई पॉजिटिव चार्जेस थे, उनको मैंने यहां पे रख दिया। अब पकड़ के लाया था कहीं से मैं, ठीक है, चार्जेस को पकड़ के लाया था और उनको मैंने यहां पे रख के छोड़ दिया। जैसे मैं छोड़ूंगा क्या होगा, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक इमेजिनरी कोई क्लोज्ड एरिया अज्यूम कर लिया। कोई ऐसे क्लोज्ड स्फेरिकल एरिया ले लो, कैसा भी ले लो। ठीक है, इनके चारों ओर हमने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया है जिसके अंदर ये एनक्लोज्ड है चार्जेस। तो हमने इनको छोड़ा और मतलब रखा और छोड़ दिया। तो छोड़ते ही क्या होगा, ये जो चार्जेस हैं अब ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेंगे। और चार्ज कंजर्व रहते हैं, याद रखिएगा, चार्ज को आप अपनी तरफ से बना नहीं सकते हो। ठीक है, सारे अब ये बाहर की तरफ निकलेंगे। अगर बाहर की तरफ चार्जेस जा रहे हैं इस एरिया से, तो अंदर के चार्जेस का मतलब कम होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बाहर की तरफ जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं वो अगर मुझे निकालना हो और फ्लो देखना हो कि कितना फास्ट रेट से बाहर निकल रहे हैं, तो वो देख लो कि किस रेट से अंदर के कम हो रहे हैं। जिस रेट से अंदर के कम होंगे उसी रेट से तो चार्ज बाहर निकलेंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना करंट बाहर आ रहा है वो देखते हैं। इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना करंट बाहर आ रहा है वो देखते हैं। अब वो कैसे देखोगे, जे डॉट डी ए अगर मैं कर दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताओ जरा। जे डॉट डी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा कि यहां पे अगर मैं कोई इस सरफेस के ऊपर कोई स्मॉल एरिया ले लूं डी ए, और यहां पे अगर कोई करंट डेंसिटी मुझे दे दे, तो जे डॉट डी ए करोगे तो इस डी ए एरिया में से कितना करंट बाहर आ रहा है ये पता चल जाएगा आपको। इस डी ए एरिया में से कितना करंट बाहर आएगा ये पता चल जाएगा आपको। हो सकता है एरिया की डायरेक्शन डिफरेंट हो यहां पे, ठीक है, हो सकता है एरिया की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो और जे की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो इसलिए मैंने डॉट लिया है। ठीक है, तो जे डॉट डी ए जो है वो बताता है कि डी ए एरिया में से कितना करंट मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। अब मुझे तो क्लोज्ड एरिया में से देखना है, तो क्लोज्ड एरिया में से देखना है तो आप क्या करोगे, इसका वॉल्यूम इसका क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल कर दो। ठीक है, क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस क्लोज्ड एरिया में से कितना करंट निकल रहा है, कितना करंट निकल रहा है इस एरिया में से। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और आप जानते हो कि करंट जो होता है वो होता है dq by dt, तो इसका मतलब दैट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और क्योंकि यहां पे अंदर जो चार्ज है वो आपका टोटल चार्ज जो भी था इसके अंदर यहां पे वो तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है मैं यहां पे dq by dt कर लेता हूं, जो अंदर का जो चार्ज है। अब क्योंकि ये कम हो रहा है तो dq by dt नेगेटिव होगा, तो उसके आगे एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा देता हूं सो दैट ये पॉजिटिव बन जाए। क्योंकि यहां से तो करंट जो है वो मेरा पॉजिटिव बनेगा ना, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है भाई, तो यहां से तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो मेरे चार्जेस बाहर निकलेंगे उससे करंट बनेगा। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में से जो ऊपर वाला जो क्लोज्ड एरिया है उस एरिया में से कितना करंट बाहर आ रहा है वो हमने निकाल लिया। ये करंट तो मेरा पॉजिटिव होगा, तो जो ये dq by dt है, यहां से जो टोटल चार्ज इसके ऊपर यहां पे जो q रखा हुआ है इसका जो रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो नेगेटिव आएगा भाई, dq by dt तो यहां पे नेगेटिव है, तो उसको फिर मैंने माइनस और लगा दिया तो ये प्लस बन गया है, पॉजिटिव ही बन गया ये। तो आप ये कह सकते हो जो करंट इस क्लोज्ड एरिया में से निकलेगा दैट मस्ट इक्वल टू माइनस dq by dt। ठीक है, क्योंकि करंट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब सुनिए, यहां से इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं। आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं जे डॉट डी ए को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता हूं। जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो और लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी, और ये मेरा बन गया वॉल्यूम इंटीग्रल।
सो दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू। क्यू को मैं लिख रहा हूं रो वी डी वी। रो वी क्या है? मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो ये भी मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा। क्यों पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा भाई? क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकती है, मल्टीपल वेरिएबल का फंक्शन हो सकती है, और आप केवल टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देख रहे हो। ये टाइम का भी फंक्शन है, ये पोजीशन का भी फंक्शन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है। मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे। अब जरा ध्यान से देखो, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है और सेम वॉल्यूम इंटीग्रल इधर ले रहे हो, सेम वॉल्यूम इंटीग्रल इधर ले रहे हो, क्योंकि जो रीजन मैंने लिया है, क्लोज्ड एरिया जो लिया है, उसी के अंदर तो चार्ज डेंसिटी देखोगे। ठीक है, और उसी का वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हो इधर भी, और उसी का वॉल्यूम इंटीग्रल इधर भी है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? यहां से आप बोल सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये डी डी हटा दो, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ जे, और इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। ये है हमारी कंजर्वेशन को बता रही है, और लॉजिकली है भी यही। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो बस ये अपने को यही बता रही है कि भाई जितना करंट बाहर आ रहा है, अगर वो देखना चाह रहे हो कि कितना करंट यहां से निकल रहा है क्लोज्ड एरिया में से, तो आप ये देख लो कि किस रेट से अंदर का चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, जिस रेट से अंदर का चार्ज बदल रहा है वही तो करंट बनाएगा बाहर। ठीक बात है। डी क्यू बाई डी टी देख लो यहां पे कितना है। अब क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो एक माइनस लगा दो उसके आगे, तो वो जो है वो करंट बन जाएगा, और वो करंट यहां से इस क्लोज्ड एरिया में से बाहर निकलेगा। सीधी बात है। तो एक तरह से चार्ज कंजर्वेशन ही हो गया ये तो। इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन बोला जाता है, या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम इसका यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये है हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो आज का जो एपिसोड था इसमें हमने दो चीजें देखी। एक हमने देखा करंट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, और यू कैन से चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों आपको समझ आया। कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है इंटीग्रल में कि ये यहां से यहां पे कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस को पढ़ लें भाई, जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप वेक्टर कैलकुलस जरूर पढ़ लें, और उसके बाद जब आप यहां पे आएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे मैंने इन सब चीजों को लिखा है। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जो हमने करंट डेंसिटी को डिराइव किया है जे को, जे इज इक्वल टू रो वी इंटू एवरेज वेलोसिटी यू। ठीक है, तो ये भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे चल के हम इसका भी यूज करेंगे। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो एक स्टेप फर्दर चलेंगे, और हम करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।